So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 17 मूवमेंट एंड लोकोमोशन इसका पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 16 लेंगे. ठीक है, इससे पहले हमने एक्टिन फिलामेंट पढ़ लिया था बच्चे. ये वाला फिलामेंट हमने पहले पढ़ लिया है. ठीक है, हम स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का सेकेंड फिलामेंट पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोसिन कहते हैं. मायोसिन फिलामेंट पढ़ने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा. जैसे हमारे पास ये वाला, ये क्या है, ये आपका मायोसिन फिलामेंट है. क्या है बच्चे, ये आपका मायोसिन फिलामेंट है. तो मायोसिन फिलामेंट को सबसे पहले हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक उसके पास ग्लोबुलर हेड होता है, ठीक है, और ये वाला पार्ट, इतना सा जो पार्ट होता है, इसको हम वन शॉर्ट रॉम कहते हैं. ठीक है, और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, हैवी मीरोमायोसिन. हैवी मीरोमायोसिन. ठीक है बेटा, हैवी मीरोमायोसिन. अब देखो बच्चे, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, हैवी मीरोमायोसिन, और जो टेल वाला एक पार्ट जो टेल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट मीरोमायोसिन. तो मतलब हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन जो है वो किसके पार्ट हैं, वो आपके मायोसिन के पार्ट हैं. ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये पूरा क्या है, ये मीरोमायोसिन है. हैवी कौन सा हो गया, हेड और आपकी शॉर्ट आर्म हैवी, और सिर्फ टेल वाला पार्ट लाइट मीरोमायोसिन. तो अब बोला जाता है बच्चे कि हमारे पास जो मायोसिन क्या है, मायोसिन का जो मोनोमर है उसको हम क्या बोलते हैं, मीरोमायोसिन. तो ये पूरा क्या है बच्चे, ये पूरा क्या है, ये पूरा मीरोमायोसिन है. अब इसके ऊपर क्या है, 2 जुड़ गए हैं. ये 2 मीरोमायोसिन का एक यूनिट है बच्चे. क्या है, 2 मीरोमायोसिन का एक यूनिट है. ठीक, तो अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक्टिन प्रोटीन के हेड में मायोसिन के लिए एक्टिन प्रोटीन के पास बाइंडिंग साइट होती है, तो वैसे ही मायोसिन के पास भी एक्टिन प्रोटीन के लिए बाइंडिंग साइट हेड में प्रेजेंट होती है. ठीक, और साथ में एटीपी बाइंडिंग साइट भी होगी. ठीक है, जिसके साथ सिंगल मीरोमायोसिन दूसरी प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये स्ट्रक्चर देखें हैं बच्चे, ये स्ट्रक्चर देखें. अब आपने देखना है कि इसके हेड में ये कुछ एंजाइम प्रेजेंट होता है, एटीपीएस एंजाइम. तो जब हमारा मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड करेगा, तो यहाँ पर सिंपल एटीपी जो है वो इस एंजाइम की प्रेजेंस से हाइड्रोलिसिस होगी और एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा. तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एटीपी है उसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो तब बनता है एडीपी. तो मतलब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है, वो मायोसिन को एक्टिन के साथ बाइंड करने में यूज हो जाता है. ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़ सकते हो. ये देखो, ये जैसे आपके पास क्या है, मीरोमायोसिन यूनिट है. ये मीरोमायोसिन यूनिट मतलब 2 हेड आ गए इसके और फिर पीछे, फिर उसके बाद एक और मीरोमायोसिन यूनिट आ जाएगा, फिर और मीरोमायोसिन यूनिट आ जाएगा, फिर और मीरोमायोसिन. तो आप देखोगे बच्चे, मीरोमायोसिन यूनिट जो है कंबाइन टू फॉर्म मायोसिन. बहुत सारे मीरोमायोसिन के यूनिट जुड़ के क्या बनेगा, एक मायोसिन बनेगा, जिसको हम थिक फिलामेंट बोलेंगे. तो अब हम मीरोमायोसिन में जो क्रॉस आर्म है किसको बोलेंगे, आपकी हेड और ये वाला जो पार्ट है आर्म, हेड और आर्म को मिला के हम क्या बोलेंगे, क्रॉस आर्म. फ्रॉम रेगुलर इंटरवल थ्रू आउट द मायोसिन ऑफ फिलामेंट. तो बच्चे ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट के रेगुलर इंटरवल पे आपकी यूनिट मीरोमायोसिन की एक क्रॉस आर्म फॉर्म में होगी. इसमें क्रॉस आर्म हम किसको बोलेंगे, मतलब जहाँ पर हेड और आपका आर्म आउटवर्ड होगा तो उसी को हम क्रॉस आर्म, मतलब इतना सा जो है ये क्रॉस आर्म. तो एक मीरोमायोसिन फिलामेंट के अंदर कितनी क्रॉस आर्म हो सकती है, बहुत सारी क्रॉस आर्म हो सकती है. समझ आया बच्चे. तो अब आप इतना सा ज़रा पढ़ लीजिए. ईच मायोसिन जो है एक थिक फिलामेंट है, इज़ आल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन. तो ये किससे बना है, प्रोटीन से बना हुआ है, क्योंकि मायोसिन ही प्रोटीन्स हैं. मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन्स. तो मोनोमेरिक प्रोटीन क्या है, मीरोमायोसिन्स. ठीक है, बहुत सारे मीरोमायोसिन मिला के एक मायोसिन बनेगा बच्चे. कंस्टिट्यूएंट द वन थिक फिलामेंट्स. ठीक है, प्रोटीन कॉल्ड मीरोमायोसिन्स कंस्टिट्यूएंट वन थिक फिलामेंट. एक थिक फिलामेंट बनेगा, वो किसको ऐड करके, बहुत सारे मीरोमायोसिन को ऐड करके. ईच मीरोमायोसिन हैज़ 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट. हर एक मीरोमायोसिन के 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट होंगे. एक ग्लोबुलर हेड होगा बच्चे, एक ग्लोबुलर हेड होगा. ठीक है,
विद शॉर्ट आर्म, तो उसके पास एक छोटी सी आर्म भी होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है, एंड टेल, ठीक है, और साथ में क्या आएगी, एक टेल। ये ग्लोबुलर हेड, ये शॉर्ट आर्म, ये ग्लोबुलर हेड, ये शॉर्ट आर्म और ये टेल, ठीक है बच्चे, ठीक। अब देखो, द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हेवी मीरोमायोसिन। हेवी मीरोमायोसिन्स और लाइट मीरोमायोसिन्स मैंने आपको बताया था, हेड और क्रॉस आर्म दोनों मिला के हम क्या बोलते हैं, हेवी मीरोमायोसिन। मतलब हेवी मीरोमायोसिन्स एंड द लेटर द लाइट मीरोमायोसिन्स। हेवी मीरोमायोसिन्स में क्या क्या आता है बच्चे, हेवी मीरोमायोसिन्स में क्या क्या आएगा, द हेड एंड द कंपोनेंट ऑफ हेवी मीरोमायोसिन इज हेड एंड शॉर्ट आर्म, ठीक है, हेड एंड शॉर्ट आर्म। प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, तो कैसे है ये देखो, बाहर के लिए प्रोजेक्टेड है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी दूसरी, फिर ऐसे करके, फिर यहाँ से। तो ये जो आपका मीरोमायोसिन यूनिट है ये प्रोजेक्टेड आउटवर्ड है, बट कौन सा, आपका हेवी मीरोमायोसिन, ठीक है। रेगुलर डिस्टेंस एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉलीमराइज्ड मीरोमायोसिन फिलामेंट, है ना। मायोसिन फिलामेंट से बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका मीरोमायोसिन होता है, और मीरोमायोसिन कौन सा, हैवी मीरोमायोसिन, थिक फिलामेंट से बाहर की डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड हो। इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस आर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रॉस आर्म। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएस एंजाइम, तो इसी ग्लोबुलर हेड में क्या होगा, एक्टिव एटीपीएस एंजाइम प्रेजेंट होगा, ठीक है। बाइंडिंग साइट ऑफ एटीपी, ठीक है, और यहीं पर क्या है, बाइंडिंग साइट हेड में ही प्रेजेंट है, जो एक्टिव साइट फॉर एक्टिन है, ठीक है। तो इसी के मायोसिन के हेड पे ही बाइंडिंग साइट होगी, किसके लिए, एक्टिन के लिए, और एटीपी के लिए भी बाइंडिंग साइट्स आपके मायोसिन के हेड में ही दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया बच्चे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मसल्स, स्केलेटल मसल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, 3 टाइप के मसल होते हैं, स्केलेटल, विसरल और कार्डिक। तो हम अभी कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चे, हम पढ़ रहे हैं आपका स्केलेटल मसल, ठीक है। तो स्केलेटल मसल में आप लोग देख रहे हो कि ये वॉलेंट्री मसल होता है, और इसके लिए हमें क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इसके लिए हमें थोड़ा सा नर्वस सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी देखना है, क्योंकि स्केलेटल मसल का मूवमेंट टोटल नर्वस सिस्टम पे ही डिपेंड करता है। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, पीएनएस और सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को हम बोलते हैं, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कार्ड, ठीक है। तो ये साथ में क्या है, जो पेरीफेरी, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जैसे आर्म्स वगैरह, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये रेड कलर का क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे बोला है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इफ्रिएंट मोटर और एफ्रिएंट मोटर, मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो, इफ्रिएंट मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सोमैटिक वॉलेंट्री, मतलब वॉलेंट्री मूवमेंट जो स्केलेटल मसल की होती है, सोमैटिक न्यूरॉन ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो क्या करते हैं बच्चे, इनका काम होता है कि ये किसी भी मसल को एक्साइट नहीं कर सकते, इवन की हाई से लो कर सकते हैं, अगर एग्रेशन बढ़ गया उसको काम कर सकते हैं, है ना। पैरासिम्पैथेटिक में प्रेशर इंक्रीज हो गया, लो स्ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है बच्चे, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल एंड ग्लैंड, एएनएस कंट्रोल करता है। बट सोमैटिक न्यूरॉन जो होता है बच्चे, वो क्या करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने बच्चे क्या पढ़ लिया, हमने अभी पढ़ा है आपका, कंप्लीट पढ़ा है हमने आपका मैकेनिज्म ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। दोनों के स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से, एक्टिन और मायोसिन के। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बेस पे अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे ज़रा एक बारी आप देख लो, यहाँ पे देख लो, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं। जो मोटर न्यूरॉन होता है वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंसरी न्यूरॉन जो होता है ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये 2 कंपोनेंट जो हैं बच्चे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, इनको हम फंडामेंटल कंपोनेंट कहते हैं ऑफ पीएनएस, रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्ट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो ये थोड़ा सा आपने यहाँ पर देखना है, देखो ज़रा, देखना बच्चे। अब मेरे पास क्या है बच्चे,
कि जो ये है इसको मैं क्या बोलूँगा, ये साइनेप्टिक क्या है, प्री साइनेप्टिक नॉब है, ठीक है। मतलब एक्सॉन एंडिंग भी बोल सकते हो, जो आप नर्व सेल बनाते हो उसकी एक्सॉन एंडिंग आ गई है, ठीक है। तो ये सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, बाहर से रेड कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे, ये क्या है, प्री सिनेप्टिक वेजिकल्स। क्या है ये, प्री सिनेप्टिक वेजिकल ब्लैक कलर की। इस प्री सिनेप्टिक वेजिकल के अंदर क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर। बेसिकली ये न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ से आया, देखो बच्चे, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैसेज कैरी करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन ने मैसेज कैरी किया किसकी फॉर्म में, न्यूरो ट्रांसमीटर की फॉर्म में। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो है ये कहाँ पर है, आपके एक्सॉन एंडिंग पे, साइनेप्टिक प्री सिनेप्टिक नॉब बोल सकते हो, उसके अंदर प्री सिनेप्टिक वेजिकल्स में प्रेजेंट है, समझ आए। तो अब इस सिनेप्टिक वेजिकल्स में ये प्रेजेंट है, जैसे जैसे इसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये नीचे आ जाए, मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ रहा तो ये प्री सिनेप्टिक वेजिकल जो है ये डिफ्यूज़ हो जाएगी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो डिफ्यूज़ होने के बाद इसके अंदर जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर है ये कहाँ आ गया बच्चे, ये हमारा मसल सेल है। ये क्या है, मसल सेल है। क्या है बच्चे, ये मसल सेल है या मसल फाइबर। इस मसल फाइबर और आपके मोटर न्यूरॉन, ये क्या आपका, ये मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में जो जगह है तो इसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन बोलेंगे या मोटर एंड प्लेट बोल सकते हो। तो इसमें अब क्या हो गया, इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर आ गया। जब न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पे आ चुका है तो अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर के पास जो मैसेज होगा, इट में भी कॉन्ट्रैक्टरी न्यूरो ट्रांसमीटर या एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी बचे क्योंकि स्केलेटल मसल के लिए मैसेज आया, एक्साइटेशन आया वाया न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये हमारा मसल है। तो अब इस मसल के ऊपर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, किसके, एस्टाइल कोलिन के। एस्टाइल कोलिन एक न्यूरो ट्रांसमीटर का हार्मोन है जो क्या करेगा, मसल सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होंगे उनके साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सेम प्रोसेस, एक बार रीड करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है ये मसल फाइबर है और ये मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन। और न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन में क्या बना है, न्यूरोट्रांसमीटर ने रिलीज़ किया है आपका एस्टाइल कोलिन, और एस्टाइल कोलिन अब मसल सेल के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। इसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देखो। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन, ठीक है। A motor neuron along with a muscle fiber connected to it constitute a motor unit। तो मोटर यूनिट हम किसको बोलेंगे, सिनेप्टिक नॉब, प्री सिनेप्टिक नॉब, साइनेप्सिस एंड पोस्ट सिनेप्टिक नॉब, जिसको मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। तो इन तीनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट बोलते हैं, ठीक है। द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलीमा। सार्कोलीमा क्या है बच्चे, सार्कोलीमा ये मेम्ब्रेन आ जाती है। जैसे मसल सेल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, जैसे ये मसल सेल की मेम्ब्रेन है तो ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बट मसल सेल की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा बोले। तो बोला गया है कि मोटर न्यूरॉन और सार्कोलीमा के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, देखो, द मसल फाइबर इज कॉल्ड द मोटर यूनिट। द junction between motor neuron and sarcolemma of the muscle fiber is called neuromuscular junction, या उसको हम मोटर एंड प्लेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। द न्यूरल सिग्नल रीचेज टू द दिस जंक्शन। न्यूरो ट्रांसमीटर जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज हुआ तो वो कहाँ गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर। तो अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो गया वहाँ पर, और इसी को हम एस्टाइल कोलिन भी बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर को, विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपका न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। तो अब इसको हम आगे ले चलते हैं, बिल्कुल यहाँ पे देखना सारी चीज़ें वही होंगी। अब आपका ये न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ आ गया, ठीक, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एस्टाइल कोलिन भी बोल सकते हैं, ठीक। अब ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है बच्चे मसल्स के, ये जैसे हमारा क्या है, ये मसल सेल है। तो इस मसल सेल के ऊपर क्या है, इस न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो रिसेप्टर कुछ नहीं है, प्रोटीन्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर, क्योंकि एस्टाइल कोलिन तो ये है न्यूरोट्रांसमीटर।
तो इसी के रिसेप्टर आपको मसल सेल पे मिले। देखो बच्चे, पहले हमारा मसल सेल पोलराइज स्टेट में था, अंदर माइनस बार पॉजिटिव। जैसे यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो गया किसके साथ, मसल रिसेप्टर के साथ, एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर जो मसल के ऊपर प्रेजेंट था, तो इसके ऊपर आपका एस्टाइल कोलिन बाइंड हो गया। ठीक है, तो इसके बाइंड होने से क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन का मतलब माइनस बाहर चले जाएगा, पॉजिटिव अंदर आ जाएगा। तो डीपोलराइजेशन में होता क्या है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो, आपको कैसे पता चलेगा बच्चे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो, क्योंकि मसल्स के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मसल सेल के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर कैल्शियम स्टोर होता है और वो कैल्शियम रिलीज हो जाएगा। क्या होगा, वो कैल्शियम जब रिलीज हो जाएगा, तो अब देखो बच्चे, मसल सेल्स के अंदर आपको एक्टिन फिलामेंट भी दिखेगा और मायोसिन फिलामेंट भी दिखेगा। तो अब क्या होने वाला है, ये जो कैल्शियम रिलीज हुआ ये बाइंड हो जाएगा एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, जो ट्रोपोनिन यूनिट था, ट्रोपोनिन यूनिट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। जैसे ही कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ, मानो जैसे ये कैल्शियम इस टीपीटी के साथ, टीपीसी ट्रोपोनिन कैल्शियम, इस ट्रोपोनिन के इस वाले टीपीसी के साथ कैल्शियम जब बाइंड कर जाएगा, तो इस कैल्शियम के बाइंड करने से आपका ये जो मायोसिन है ना, ये जो फिलामेंट है एक्टिन का, ये जो फिलामेंट है और ये ट्रोपोनिन यूनिट जो है ये ऊपर चले जाएगा, है ना, ये ऊपर चले जाएगा। अब आपके एक्टिन फिलामेंट की साइड जो है अनमास्क हो जाएगी, अनमास्किंग एक्टिन फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट अनमास्क हो जाएगा। और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या आपका मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो अब क्या होने वाला है बच्चे, अब क्या होगा, देखो जैसे ही ये एक्टिव साइट एफ एक्टिन फिलामेंट की अवेलेबल है, तो अब मायोसिन इसकी एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाएगा। बट अभी नहीं होगा, पहले क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी एटीपी की। एटीपी की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो हमारे पास क्या होने वाला है बच्चे, एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होगा, मानो जैसे रिलीज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, तो हमारा बचा क्या, एडीपी। अब एडीपी जब बचा है तो एक फॉस्फेट का यूज़ करके ये हमारा मायोसिन हेड जो है वो इम्बेडेड हो जा रहा है किसके साथ, एक्टिन फिलामेंट के साथ। तो जैसे ही ये मायोसिन किसके साथ, एक्टिन फिलामेंट के साथ इम्बेड हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। जब ये मायोसिन का हेड ऐसे चले गया ऊपर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बोलेंगे। जब ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी बच्चे, तो अब एडीपी दोबारा से रिलीज हो जाएगा ताकि अपने साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ाए और एटीपी बन जाए। ठीक है, तो ये दोबारा रिलीज हुआ, तो मानो कि ये जो हमारा मायोसिन हेड है तो इसके पास एटीपी नहीं है अब। ठीक है, अभी इसके पास एटीपी नहीं है, तो इसको हम पावर स्ट्रोक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था, इसके रिलैक्सेशन के लिए हमें एटीपी चाहिए। तो एटीपी जैसे ही आएगा तो ये पावर स्ट्रोक कॉन्ट्रैक्शन जो है दोबारा, पहले ये ऐसे हो गया था, अब दोबारा ऐसे हो जाएगा, तो क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा और मसल रिलैक्स हो जाएगा। तो बच्चे आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को यहाँ से भी ऐसे भी बना के कर सकते हो, ये भी आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपके सिलेबस में है ना, आप यहाँ से भी कर सकते हो ये। ठीक है बेटा, स्टेज इन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन एंड हेड एंड ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी एटीपी लगती है और रिलैक्सेशन के लिए भी एटीपी लगती है। ठीक है, अब इसको एक बार ज़रा आप पढ़ लीजिए, इसको ज़रा एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एस्टाइल कोलिन कहाँ पर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में है, विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलीमा। तो सार्कोलीमा की हेल्प से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा एस्टाइल कोलिन। सार्कोलीमा के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है एस्टोकोलिन के। दिस सेपरेट थ्रू आउट द मसल फाइबर एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो क्या रिलीज करेगा, कैल्शियम रिलीज करेगा, कहाँ पे, इन द सार्कोप्लाज्म, है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगा सार्कोप्लाज्म में। इससे क्या होगा, कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, लीड टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के एक यूनिट के साथ ऑन द एक्टिंग फिलामेंट। इससे क्या होगा, देयर बाई रिमूविंग द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। मायोसिन के लिए जो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिव साइट्स थी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगा, उसका जो मास्क था जो उससे ढकी हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद बाइंड हो जाएगी नहीं, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस। फिर उसके बाद एटीपी हाइड्रोलिसिस होगी और मायोसिन हैड नाउ बाइंड टू द एक्सपोज एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। ठीक है बच्चे, समझ आ गया, ये हमारा क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया।
ठीक है। तो अब आगे जब आप पढ़ते हैं तो आपको बड़ा क्लियरली बताया जाता है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बोल रहा है कि दिस पुल्ड द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड द सेंटर। ठीक है, जो एक्टिन फिलामेंट जो है जब वो सेंटर की ओर बढ़ता है, ए बैंड की ओर, द जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन आर कॉल्ड पुल इनवर्ड। मानो कि ये कौन सी बात कर रहा है बच्चे, जब मसल हमारा कंट्रैक्ट करता है, मतलब ये मसल जैसे अंदर की ओर बढ़ रहा है, ऐसे अंदर की ओर बढ़ रहा है, तो जेड लाइन क्या हो रही है, जेड लाइन हमारी पास पास आ रही है। ठीक है, देयर बाई द कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेयर छोटा हो जाएगा ताकि जेड लाइन क्लोज आएंगी, उसी को हम कॉन्ट्रैक्शन बोले। देखो ये कॉन्ट्रैक्टिंग मसल है। ठीक है, देखो यहाँ पर जेड लाइन पास पास आ गई, यहाँ पे जेड लाइन दूर दूर चली गई, तो जब जेड लाइन दूर जाएंगी तो इसका मतलब मसल रिलैक्स्ड कर रहा है। ठीक है, जब जेड लाइन पास जाएंगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जेड लाइन के बीच के एरिया को हम सार्कोमेयर कहते हैं। तो सार्कोमेयर इज द कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट ऑफ मसल। और मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट कितना कर सकते हो ये देखो। ठीक है, ये मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड मसल है। बोल रहा आई बैंड गेट रिड्यूस ये होगी कॉन्ट्रैक्शन। द आई बैंड गेट रिड्यूस वेयर एज द ए बैंड रिटेन द लेंथ। आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक लाइट बैंड रिड्यूस होगा, बट ए बैंड जो होता है लेंथ रिटेन करके रखेगा। द मायोसिन रिलीजिंग एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गो बैक टू द रिलैक्स स्टेट। ठीक है, द न्यू एटीपी बाइंड द क्रॉस ब्रिज टू ब्रोकन द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज द मायोसिन हेड एंड साइकिल ऑफ द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड काजिंग द स्लाइडिंग। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो मायोसिन है उसके ऊपर एक्टिन स्लाइड करती है, इसीलिए इसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी एटीपी यूज़ होता है। ठीक है, और रिलैक्स करने के लिए भी एटीपी यूज़ होता है। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल कैल्शियम आयन आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मसल को कंटिन्यूसली हमने क्या नहीं करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता। ठीक है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, जैसे एक टीपीटी था और टीपीआई भी तो था एक, तो वो क्या देगा, इनहिबिट कर देता है। वो दोबारा से एक्टिन के ऊपर ट्रोपोनिन को डाल देगा और ट्रोपोनिन का एक यूनिट उसको एक्टिन की साइड को इनहिबिट कर देगा कि फर्दर हमें मायोसिन को बाइंड नहीं करवाना है। दिस काज रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू दियर ओरिजिनल पोजीशन और मसल हमारा रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये डायग्राम थी इसकी। नॉट चेंज इन फिलामेंट एक्टिन एंड मायोसिन, ओनली शॉर्टन एंड लेंथन द चेंज इन बैंड्स। बैंड में चेंज आती है, फिलामेंट उतने के उतने ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पैराग्राफ है बेटा आपका जो आपने करके आना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लोग एमसीक्यूज बताओगे, बट यहाँ पे पैराग्राफ में बताया ना बच्चे, एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन होते हैं, बट मायोग्लोबिन में सिर्फ 1 ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के पास 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं और मायोग्लोबिन के पास सिंगल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी। यहाँ पे आपको याद करना है रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर आपके बैकबोन में होते हैं, ये बहुत कम थकते हैं, और वाइट मसल फाइबर जो होता है वो आपकी आई मसल को बोला जाता है। ये बड़ी जल्दी थक जाती है क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगी उतनी ज़्यादा यूज़ होगी और उतनी ज़्यादा जल्दी थक जाएगी। रेड मसल फाइबर इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मायोग्लोबिन होगा, रेडिश इन कलर होगा, हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे बच्चे इनमें। ठीक है, हैंस अंडरगो एरोबिक रिस्पिरेशन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, डोंट इजीली गेट फटीग। ठीक है, बट जो वाइट मसल है बच्चे आपका लेस निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, वाइटिश कलर का होगा। ठीक है, और इसमें हम बोल सकते हैं बच्चे लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कम से कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, hence mostly undergoes anaerobic respiration, thus easily get fatigue। ये जल्दी थक जाता है, याद रखना, वाइट मसल जल्दी थक जाएगा और रेड मसल्स कम। ठीक है, डिपेंड करता है, जिसके पास ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो क्या हो जाएगा, डोंट ईजिली फटीग। जिसके पास ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो ईजिली फटीग नहीं होगा। ठीक है, जिसके पास लेस माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो उसके बाद लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनारोबिक रिस्पिरेशन होगी और मसल जल्दी दे ईजिली गेट फटीग। ठीक है बच्चे, तो आप इसको पढ़ सकते हो, देखिए लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें, रेड मसल में, तो इसको हम एक्सटेंसर मसल ऑफ बैक कहते हैं, ये एरोबिक मसल्स होता है।
मोर अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ज़्यादा कैल्शियम होगी मसल्स में। आई बॉल, एक्सट्रिंसिक मसल, एनारोबिक मसल भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें पढ़ लो बच्चे, द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स, है ना। मसल्स के अंदर जो रिएक्शन होती है वो मसल में भी वेरी कर जाती है। रिपीटेड एक्टिवेशंस ऑफ द मसल कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जब आप मसल से बहुत ज़्यादा काम करवाओगे तो उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू देम, ठीक है। ये ग्लाइकोजन का कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें रिस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स में पढ़ेंगे, काजिंग फटीग, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज बनेगा और मसल जल्दी थक जाएगा। मसल कंटेनिंग रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट्स कॉल्ड मायोग्लोबिन्स, ठीक है बच्चे। मायोग्लोबिन कंटेन हाई इन सम ऑफ द मसल्स विच हैव रेडिश अपीयरेंस, सच मसल्स आर कॉल्ड रेड फाइबर्स, क्या बोलेंगे इनको, रेड फाइबर्स बोलेंगे। दीज मसल आल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक। दीज मसल देयरफॉर कैन ऑल्सो कॉल्ड एरोबिक मसल्स भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गए आपके रेड मसल्स। अब हम देखते हैं अदर हैंड, सम ऑफ द मसल पोजेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन्स एंड देयरफॉर अपीयर पेल वाइटिश कलर का होगा। दीज वाइट फाइबर, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो फ्यू इन दैम, बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई, ठीक है, कैल्शियम ज़्यादा होगा। दे डिपेंड ऑन द एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, ठीक है। तो ये आपने इधर क्वेश्चन एक कर लेना है, डिफरेंस रेड मसल्स और वाइट मसल्स में क्या डिफरेंस है, क्या क्या, वो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप लोग करोगे बेटा, इसका आंसर आप लोग करोगे, ठीक है। कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज, इसमें से आपने बताना है कौन से स्टेटमेंट ठीक है, कौन से गलत है। एक आपने ठीक बताना है, बाकी बताना है कौन कौन से गलत है, ठीक है बच्चे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। कमेंट करके आंसर करना बच्चे इस क्वेश्चन का।